हमारा गला आज ठीक हो चुका है। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये वर्णमाला की तीसरी क्लास है, इसमें क्या पढ़ रहे थे हम लोग? तो व्यंजन पढ़ रहे थे। तो अब क्या पढ़ना है कि उष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? उष्म का मतलब होता है गर्मी। उष्म का मतलब क्या होता है? तो गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़कर निकले, किसी न किसी स्थान से रगड़कर निकले और गर्मी पैदा करे, उन्हें हम उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म व्यंजन की संख्या की बात कितने होते हैं? तो संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो स, बड़ा स, त्रिकोण स, फिर ये स और ह। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। अच्छा, अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। तो परिभाषा की बात करें तो दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? तो ये छ, त्र, स्र, ज्ञ। छ किन किन से मिलकर बना है? तो किन किन व्यंजनों से मिलकर बना है? तो ये क से और ये स से मिलकर बना है। ये त से और र से मिलकर बना है। ये स से और र से मिलके बना है। ज्ञ ये ज से और यहाँ से मिलके बना है। दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन कौन सी होती है ये तो आप लोग देख ही लिए, और किन किन से मिलके बना है ये भी आप लोग देख लिए। बहुत सारे छात्रों को ये रहता है कि याद नहीं रहता किससे किससे मिलके बना है। तो याद रखने का तरीका ये तो सेम है, त्र, त और र से, स्र, स और र से। और इसमें स्ट्रक्चर से याद रखेंगे ना, जैसे ज्ञ है ऐसे ज से बना है तो ये याद रहेगा। तो कि जब ये छ की बात करिए ना, ये नहीं याद रहता छ। तो इसको याद करने का तरीका, इस इंग्लिश की बात करने का तो KSH होता है। क्या होता है? KSH, यानी के से क्या हो गया? के से क याद रखेंगे और एच से स याद रखेंगे, तो ऐसे ही याद रहेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? उत्क्षिप्त मतलब होता है उठाकर फेंकना। उत्क्षिप्त मतलब उठाकर फेंकना। उत्क्षिप्त मतलब होता है उठाकर फेंकना। अच्छा, और कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। इनकी उच्चारण किससे होता है? तो मूर्धा से। किससे होता है? तो मूर्धा से। तो यहीं से परिभाषा याद रखेंगे। याद रखने का तरीका है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले उठकर मूर्धा को छुए, यानी मूर्धा को स्पर्श करे, यानी जीभ उठ के मूर्धा को छुए और फिर झटके से नीचे की ओर आए, उन्हें हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त मतलब उठाकर फेंकना, और इसी मूर्धा से इसकी उच्चारण होती है। इसी से याद रखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ उठकर मूर्धा को छुए और झटके के साथ नीचे आए, उन्हें हम उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। 2 होते हैं। अब आगे पढ़ना है। अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? तो अल्प प्राण की बात करें ना, तो अल्प मतलब होता है कम, और प्राण मतलब होता है वायु, और वायु या हवा। तो यहीं से डिफिनेशन याद रखेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से कम हवा निकले, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यानी इसमें कैसे एक एक को छोड़ के चल रहा है, क्योंकि पहला वर्ग ले रहा है, फिर दूसरा ने तीसरा, फिर तीसरा चौथा नहीं, फिर पांचवा। यानी कहने का मतलब कि अल्टरनेट, यानी एक एक को छोड़ के चल रहा है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अब इससे आगे बढ़ेंगे। तो महाप्राण किसे कहते हैं? महा मतलब होता है ज़्यादा या अधिक, और प्राण मतलब जानते हैं आप क्या है? हवा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकले, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। डिफिनेशन यहीं से आप लोग याद रखें। इसी में डिफिनेशन छुपा हुआ है। याद करने रटने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तो समझेंगे तो याद रहेगा, और रटेंगे तो भूल जाएंगे। जब भी ऐसे याद रखेंगे ना तो बिल्कुल याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, इसमें व्यंजनों की बात करें तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन, इन दोनों में से केवल ये एक को याद कर लेंगे ना, तो जो बच गया उसमें लिख दें। जैसे इसमें हर वर्ग का पहला बोले थे, तो तीसरा बोले थे, पांचवा बोले थे, तो क्या बच गया? दूसरा बच गया और चौथा बच गया। तो दूसरा और चौथा इसमें, और अंतस्थ व्यंजन तो हो ही गया, तो उस व्यंजन में लिख देंगे। तो अल्पप्राण और महाप्राण, यही से डिफिनेशन याद रखेंगे और एक ये याद रख लेंगे, बस हो जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद से हम पढ़ते हैं सघोष और अघोष किसे कहते हैं। फिर क्लास से आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे। तो अब क्या पढ़ना है अघोष। अघोष अ मतलब होता है नहीं, अ मतलब क्या होता है नहीं, और घोष का मतलब होता है ना स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन। अ मतलब होता है नहीं और घोष का मतलब होता है स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन। यानी कहने का मतलब कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन ना हो, या स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। यहीं से परिभाषा याद रखेंगे। अ मतलब होता है नहीं और घोष में स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन, यानी स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन ना हो, उन्हें हम अघोष कहते हैं। अघोष कहते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सौ, हर वर्ग का पहला दूसरा और तीनों सौ, ऐसे याद रखेंगे। हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और तीनों सौ याद रखेंगे। अच्छा, अब सघोष किसे कहते हैं? स मतलब होता है होता, स मतलब होता है होता और घोष मतलब होता है स्वर यंत्र में कंपन। मतलब कहने का मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्र ध्वनि में कंपन हो, उन्हें हम सघोष कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। जिसमें कंपन हो, जिन ध्वनि यंत्र में कंपन हो, उन्हें हम सघोष कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ह। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन और ह। याद करने की तरीका बताएं तो पहले अघोष को पढ़ेंगे, अ मतलब समझेंगे, या अ को याद करने के लिए पहले याद रखेंगे। पहले क्या आता है? अ आता है। तो पहले अ आता है तो पहले 1 और 2 और तीनों सौ, बस इसको याद रखेंगे। इसको ना तो जो बच गया इसमें महाप्राण में डाल देंगे, जो बच गया उसको महाप्राण में लिख दें। जैसे 1 2 तो लिख ही चुके हैं, तो 1 2 लिख चुके हैं, तो क्या तीसरा और चौथा और पांचवा उसके बाद से तीनों सौ हो चुका है। तो तीनों सौ जानते क्या उसमें व्यंजन रहता है, लेकिन उस व्यंजन में क्या ह भी रहता है, तो ह को लिख लें और अंतस्थ व्यंजन को लिख लें, यानी सघोष क्लियर हो गया। यानी सघोष में आप लोग रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन हो गया। अब क्या पढ़ते हैं? आगत वर्ण किसे कहते हैं? आगत वर्ण मतलब कि विदेश से आने वाले शब्द को हम लोग आगत वर्ण कहते हैं, जो विदेश से आए हो। जैसे आगत स्वर को किसने लाया? तो आगत स्वर को जब भारत में अंग्रेज आए तो आगत स्वर को लाए। क्यों अंग्रेज आए तो आगत स्वर को लाए? क्यों लाए भाई? तो आगत स्वर इसे कहते हैं, जिसमें अर्धचांद, क्या कहते हैं? अर्धचांद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचांद। क्या? तो अर्धचांद, इसी को लेकर इसी क्या कहते हैं? आगत स्वर। तो भाई क्यों लाए? बात ये हो कि लाए क्यों भाई? तो लाए इसलिए कि जब वो आए तो क्या लिखना था? जब डॉक्टर लिखना था ना, तो वो तो इंग्लिश में लिखते थे, बल्कि हम लोग को जब लिखना पड़ा तो ऐसे लिखे डॉक्टर। अच्छा, डॉग लिखना, अगर डॉग लिखना हो डॉग तो कैसे? तो डॉग। ऐसे अगर जॉन लिखना हो, क्या लिखना हो? जॉन। उन सबों का नाम जॉन ही और ये सब होता है, तो क्या? तो जॉन, ऐसे इसलिए आए, इसी को अर्धचांद कहते हैं। अच्छा, अब आगत व्यंजन कौन लाए? तो जब भारत में जब मुगल आए तो उर्दू के साथ क्या लाए? आगत व्यंजन ले आए। क्या लाए? तो आगत व्यंजन ले आए। अच्छा, तो आगत व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आगत व्यंजन की बात करें तो क, जिसमें क्या होता है? नुक्ता लगा रहता है। क्या नुक्ता लगा रहता है? ख, ग, ज और फ। देखिए इसमें नुक्ता लगा रहता है। इसे बनने वाले शब्द कैसे, मतलब इसका प्रयोग कैसे होता है? तो अगर मान लीजिए हमको लिखना है कहर, ऐसे। अगर ख का शब्द देखें तो क्या लिखना है? खातून। क्या? तो खातून, नुक्ता लगा, ऐसे इसका प्रयोग होता है। अच्छा, आगे अगर इसका देखें तो क्या गम हो सकता है? तो गम में नुक्ता लगा रहता है। जैसे ये ज से जहाज हो सकता है, ये फ से फरार हो सकता है। ऐसे शब्द बनते हैं। अगर इससे ज़्यादा शब्द चाहते हैं ना, इससे ज़्यादा अगर इसकी लिस्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अकादमी में फ़ोन करके आप इसकी बुक मंगा सकते हैं। हिंदी की सामान्य बुक में सब इसे बहुत ज़्यादा लिस्ट दिया गया है। अगर अब क्या बात करें, अगर शब्दकोश की बात करें ना, हिंदी शब्दकोश की बात करें तो शब्दकोश को क्या समझते हैं? डिक्शनरी कहते हैं। जैसे अगर इंग्लिश की डिक्शनरी की बात करें तो ए के बाद से क्या आता है? ए के बाद से बी, बी के बाद से सी। लेकिन अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले क्या आता है? तो अंग। क्या आता है? तो अंग और अ। उसके बाद से अ, आ, ई ऐसे सब आते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें बात करें तो सबसे पहले ये ध्यान, जो द्विगुण व्यंजन होते हैं कहाँ होते हैं? तो यहाँ रहते हैं। उनका क्रम की बात करें तो क्रम यहाँ रहता है। क्रम की बात करें। दूसरा बात ध्यान ये रखेंगे कि जितने भी संयुक्त व्यंजन है ना, जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं जो मिल के बने हैं, कौन कौन से हैं? तो छ, त्र और स्र और ज्ञ। ये ध्यान रखेंगे किन किन से मिल के बने हैं। ये छ, क और स से मिल के बना है। ठीक। ये त्र, त और र से मिल के बना है। ये स और र से मिलकर बना है। ये ज और यहाँ से मिलकर बना है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये क से मिलकर बना है ना, तो क के बाद क्या है? छ। क के बाद ही छ आ जाएगा। जिनसे मिलकर बना है ना उन्हीं के बाद ही आ जाता है।
क्रम की बात करें ना तो क के बाद से क्या आएगा तो छ आएगा। तो दूसरा बात क्या ध्यान रखना है, ये जैसे ज है, ज से क्या बना है, ज से मिलकर ये बना है ग, तो ज के बाद ज के जस्ट बाद क्या रहा होगा तो ग रहा होगा। ठीक, इससे आगे बढ़ेंगे तो अब क्या मिलेगा त के बाद से क्या, तो यहाँ क्या होगा त्र। दूसरा स के बाद से, ये स के बाद से मिल के बनाइए तो स के बाद ही रहा होगा स्र, तो स के बाद से क्या है सर, सिंपल। बस ये ध्यान रखेंगे तो ये आपको डिक्शनरी याद हो जाएगी और सेम स्ट्रक्चर बैठाते जाना है, बस ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसकी यूज की बात करना तो इसका प्रयोग कैसे होता है, इसकी प्रयोग की बात करें तो देखिए प्रयोग कैसे, जैसे मान लीजिए अगर हम क व्यंजन लेते हैं, अगर मान लीजिए क व्यंजन लेते हैं ना तो क के बाद से क्या लिखेंगे तो क के बाद से होगा ये सबसे पहले रहेगा, उसके बाद से क होती है, इससे ये आएगा, उसके बाद से क्या होगा का, ऐसे करते 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 कहाँ तक तो क तक। अच्छा, अब क के बाद से क्या लिखेंगे फिर छ का लिखेंगे, क्या लिखेंगे छ का। ठीक, ऐसे इसका प्रयोग होता है। अच्छा, अब हिंदी शब्दकोश से 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हिंदी शब्दकोश के अनुसार क के बाद कौन सा वर्ड, तो क्या लोग करेंगे ख सही है, नहीं ख गलत है, तो क्या होगा तो छ। अब तो सी जैकेट, जैसे क के बाद से क्या क्रम में आएगा तो छ आएगा, इसलिए क के बाद से क्या होगा तो छ। ग को ट्रिक ना करें, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में ऐसे रहता है, आदमी इसको ट्रिक करके आगे भाग जाते हैं। तो कैसा क्रम के ध्यान रखें, जब भी शब्दकोश हिंदी शब्दकोश में के अनुसार क का वर्ण पूछे तो क्या तो ऑप्शन सी को ट्रिक करेंगे। अच्छा, दूसरा किस प्रकार क्वेश्चन बनता है, तो दूसरे की बात करें ना तो शब्दकोश के अनुसार क्रम बताइए, क्रम बताइए। तो इसमें क्रम क्या होगा, पहले अ आएगा, अ आ, पहले क्या होगा अंग आया होगा, क्या होगा तो अंग आया होगा, और अंग के बाद से क्या रहा होगा तो ओ आया होगा, फिर आ आया होगा, तब जाकर लास्ट में वो आया होगा। तो आंसर सी जा करेक्ट आंसर। इसमें केवल पूछ रहा है कौन सबसे पहले आया होगा क्रम में, तो ये। अच्छा, तीसरा टाइप क्वेश्चन बनता है कि क्रम बताइए, शब्दों का क्रम बताइए। तो शब्दों का क्रम की बात करें तो सबसे पहले क्या आया होगा, सबसे पहले ई आई होगी, यानी ऑप्शन ए। ठीक, अच्छा ई के बाद से क्या रहा होगा, ई के बाद से क, ई के बाद से क, यानी आंसर डी, ऑप्शन डी। अच्छा, उसके बाद से क्या छ आया होगा, ऑप्शन सी। छ के बाद से क्या वो आगे आते होगा तो क्या बी आई होगी, तो यानी बी। तो क्या क्रम हमारा क्या क्रम है, क्रम क्या है तो ई वैसे क वैसे छ, तब जाके बी आई होगी, तो ए डी सी बी। बस इसी प्रकार क्वेश्चन, इतने से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बस यही ध्यान रखें, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। अब बस क्या बच गया है तो ये व्यंजनों का उच्चारण बस बचा है।